नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ इस समय मुंबई में एक युवती की, जो सपनों की नगरी में आई थी एयर होस्टेस बनने के लिए, लेकिन एयर होस्टेस बनने से पहले ही वो जो है सपनों की नगरी में खो गई। उसका कत्ल कर दिया गया। आखिर में मुंबई में युवतियां, महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जाने माने वकील विवेक जोशी जी। जानेंगे कि महिलाओं सुरक्षा के लिए जो है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए। कानून का डर लोगों में क्यों नहीं है, क्यों इस तरह घटनाएं हो रही हैं, चौंका देने वाली घटनाएं हैं ये। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, ये सब घटनाएं जो हो रही है? रूपल ओगारे, जो छत्तीसगढ़ से युवती जो है अपनी सपने की दुनिया में यहाँ पर मुंबई में आती है और उसको एयर होस्टेस बनना था और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक जो है उसका एक झटके में उसकी सब कहानी खत्म हो जाती है। क्या लगता है, क्यों डर नहीं है कानून का लोगों में? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो समस्या है, महिलाओं से रिलेटेड जो समस्या है, ये खाली मुंबई तक सीमित नहीं है। ये समस्या हिंदुस्तान के लगभग हर देश, प्रदेश, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में है। अगर आपको मैं एक लिस्ट बताऊं जो अभी तक के गैंग रेप्स और रेप्स का जो केसेस हुए हैं, जैसे 2012 में कलकत्ता का केस है, उसके बाद 2012 में निर्भया, इतना बड़ा कांड हिंदुस्तान में हुआ जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ। नया कानून बनाना पड़ा है। बदायूं का गैंग रेप है, उसके बाद उन्नाव का गैंग रेप है, उसके बाद कठुआ का रेप है 2019 का, और उसके बाद जो है 2019 में प्रियंका रेड्डी करके एक महिला थी, उनके साथ भी ये हादसा हुआ। और उसके बाद जो है कई सारे मतलब इस तरह के रेप केसेस हुए हैं हिंदुस्तान में। रेप में सबसे बड़ी समस्या क्या है साहब, ये एक महिला के ऊपर जो असॉल्ट, उसके शरीर के ऊपर असॉल्ट से ज़्यादा उसकी आत्मा के ऊपर असॉल्ट है। क्योंकि एक बार वो रेप का होने के बाद वो बच सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट जो आत्मा है वो अंदर से इतनी प्रताड़ित हो जाती है कि वो महिला के लिए इस तरह की घटनाओं से उबार पाना, अपने आप को फिर मोटिवेट करना, फिर खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो घटना अभी रिसेंटली हुई है, ये बड़ी दुर्दांत घटना है। इस घटना का कड़ा विरोध होना चाहिए, और जो ये आदमी इसमें जो शामिल है इस घटना करने में, 40 साल का है विक्रम माठौल, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। सर, कड़ी सजा की हम तो बात करते हैं, लेकिन इसके पहले भी 2 साल पहले वडाला में एक युवती जो है यूपीएससी कर रही थी और उसका लगभग यूपीएससी फाइनल होने वाला था, एक बड़ी ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन उसका भी इसी तरह एक इमारत में काम कर रहा सिक्योरिटी गार्ड ही जो है उसका रक्षक भक्षक बन गया। तो समाज में सर इस मानसिकता के लोगों को से निपटने के लिए महिलाओं को क्या अलर्टनेस रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि महिलाएं जो है आसानी से लोगों के बहकावे में क्यों आ जाती हैं, क्यों घर के पास एंट्री करते हैं। ये भी जो लड़की का जो हुआ है रूपल ओगारे का, इसमें भी जो स्वीपर है उसे घर के अंदर तक चला जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ जो रूपाली का है उससे बातचीत हुई रहेगी इसके पहले, और उसको लग रहा होगा कि रूपाली हमको चाहने लगी है करके। ये जो मानसिकता जो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, इसके बचने के लिए क्या लगता है कि महिलाओं को, युवतियों को अलर्ट नहीं होना चाहिए? सर अलर्ट तो होना चाहिए, लेकिन आपको इससे पहले एक बात ये समझनी पड़ेगी कि एक मतलब जो रेपिस्ट है उसके कितनी तरह का होता है और क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है जब वो इस तरह का कुकर्म करने के लिए जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मुख्यतः रेपिस्ट 4 तरह के होते हैं सर। एक तो जो है जो एंगर रेपिस्ट होते हैं, जो गुस्से में अपना गुस्सा शांत करने के लिए मतलब ये रेप करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप ये महिला के साथ की चर्चा कर रहे हैं, रूपाली, जो, हाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो महिला के साथ अभी ये दुखद घटना हुई, ये पहले और दूसरे रेपिस्ट की जो कैटेगरी है उसमें ये बैठता है। और दूसरे तरह का जो रेपिस्ट है वो पावर असर्टिव वाले होते हैं कि भाई मैं तुझे अब अपनी ताकत दिखाऊंगा, इस करके भी मतलब महिलाओं का रेप करने की कोशिश करी जाती है। कुछ लोगों का सैडिस्टिक चीज होता है, दूसरों को दर्द में देख के उनको आनंद आता है, तो ये सैडिस्टिक रेपिस्ट की कैटेगरी में आता है। और एक है ड्रग फेलिसिटेटेड रेपिस्ट, जो ड्रग्स का कंजम्पशन करता है और उसके बाद कोई होश हवास नहीं रहता, फिर वो उस कंजम्पशन को करने के बाद रेप करता है। तो अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो जो अभी वाला जो आज जो किस्से की जिस
इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये जो है मेरे हिसाब से पहली 2 कैटेगरी में बैठता है। या तो इस केस में ऐसा हुआ होगा कि कभी ये महिला और ये जो पुरुष है जो एक्यूज्ड है इसमें, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए होंगे और इन्होंने पहले इनका कुछ काम किया होगा इनके कहने पर, या फिर इन दोनों में किसी तरह की कोई बातचीत हुई होगी, भाई मेरा सामान ला दे या मेरे घर की सफाई यहाँ पे कर दे, तो उस चीज़ को इसने गलत उसमें पकड़ लिया। फिर शायद इसने अपने कुछ एडवांस किए होंगे उसकी तरफ से, जो लड़की ने जाहिर सी बात है रजिस्ट किए होंगे, तो इसको गुस्सा आ गया, या फिर मतलब ये पावर में था कि भाई मैं, तूने मुझे मना कैसे कर दिया, देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ, तो इसलिए ये व्यक्ति उनके घर के अंदर घुसा और इसने उनके साथ रेप करने की कोशिश करी और उस चीज में उस लड़की को ने इनको रजिस्ट किया, और रजिस्ट करने के बाद अब ये पता नहीं ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसने मर्डर कर दिया। अब एक रेपिस्ट है सर, वो जब रेप करता है तो करने के बाद अक्सर वो मर्डर करने की बात करता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कानून का डर चला गया तो इस वजह से मतलब रेप ज्यादा हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कानून का डर होने की वजह से जो रेपिस्ट है, क्योंकि उसको ये पता है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मतलब सजाए मौत भी मिल सकती है, तो वो क्या करता है, वो विटनेस को, क्योंकि इसमें जो रेप जिसका युवती का हुआ वो खुद ही विटनेस है, उसको मार देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि वो सोचता है कि भाई अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, कोई विटनेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो फिर वहां से भाग जाता है। तो अब मतलब अगर हम इस चीज को देखें तो भाई महिला सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान में कड़े से कड़ा कानून बन गया। आज आप किसी का रेप करते हैं तो आपको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और रेप के साथ आप मर्डर भी करते हैं तो उसके हिसाब से आपको सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन समस्या जो है कि वो ये है कि रेप हुआ, भारत सरकार ने जस्टिस देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है? फास्ट ट्रैक पे भी जाते हैं लेकिन मामले 2-2 साल 4-4 साल तो पेंडिंग ही रह जाते हैं। सर ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक में जाके मामले 2-3 साल पेंडिंग रह जाते हैं। मैं आपको सही मायने में प्रक्रिया बताऊं, इसमें कोर्ट ने दिक्कत कहाँ पे है? नीचे का कोर्ट, अपर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम, इसी में सर टाइम पास नहीं होता, लगता नहीं आपको? सर मैं उसी चीज पे आ रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आए उसमें 6 महीने 7 महीने साल भर में जो है मामला निकाल देते हैं, सजा दे देते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या आपने किसी को सजाए मौत दे दी, हैंग टिल डेथ की सजा आपने उसको दे दी, तो सर वो जो सजा है वो सेशन जज देता है, लेकिन सेशन जज के बाद माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट उस स्टेट का उसको कन्फर्म करता है। तो वो कन्फर्म करने के लिए भी कोर्ट में जाते हैं, और जो ये आरोपी होता है जो अभी कन्विक्ट बन चुका है, ये भी अपील करता है कि भाई मेरे को तो गलत सजा दे दी तो मैं भी जाऊंगा फिर से इसका ट्रायल कीजिए। अब क्या होता है, नहीं फिर से ट्रायल नहीं होगा सर, अब अपील होगी। एक बार ट्रायल हो गया उसके बाद अपील, मतलब फिर ट्रायल नहीं होता। अपील के केस में फिर एक पेपर बुक बनने का काम आता है। पहले अपील एडमिट होती है, अपील होने के बाद एडमिट होने के बाद वो जो अपील है वो 3 से 4 साल वैसे ही पड़ी रहेगी, और ये जो आरोपी है ये जेल में रहेगा। इसको सजाए मौत तब तक नहीं दी जा सकती। उसके 3 से 4 साल के बाद जब ये अपील चलेगी तो हाई कोर्ट इसको सजा बरकरार रखेगा या कम कर देगा। अगर लाइफ है, मतलब डेथ है, लाइफ में तो उसको लाइफ में कन्वर्ट कर देगा या वही रखेगा। उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सर, सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी में सबसे पहले वो स्टे दे देते हैं कि भाई ये मतलब डेथ वारंट पे स्टे हो गया। उसके बाद वो एसएलपी एडमिट होती है और फिर वही 3 से 4 साल का ये हो गया। एग्जांपल में है ना सर, निर्भया कांड को कितना साल लग गए उसको सजा देने में? 4 आरोपी थे, हालांकि उनको मौत हुई चारों की, लेकिन कितने समय लग गए? सर निर्भया कांड जो था उसमें तो मैं आपको और बताता हूँ निर्भया कांड में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये 4 आरोपी थे, 4 आरोपी में से राष्ट्रपति के पास जाते थे। इन्होंने नई स्ट्रेटेजी बनाई, इनको मालूम था मरना तो हमने है ही, तो ये क्या करते थे, 4 में से पहले एक जाएगा राष्ट्रपति के। जब तक एक की वो नहीं हुई तब तक बाकी 3 लोगों को सजा नहीं, मतलब सजाए मौत नहीं दे सकते। फिर इसके बाद आपने इसकी रिजेक्ट होके आई तो बाकी 3 में से एक ने कर दी। ऐसे करके इन्होंने समय निकाला। जब सबकी सजा मतलब राष्ट्रपति ने बरकरार रखी तो इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी कि नहीं इसमें जो है वो भी सिंगल, हाँ राष्ट्रपति ने ये गलत डिसीजन दिया है। वो होने के बाद भी उसका डेथ वारंट, जिसको ब्लैक वारंट कहते हैं, उस पर साइन हुए, तो भी 4 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया कि भाई खोलो, हमें मतलब ये वारंट बराबर साइन नहीं हुआ। तो अभी
एक तय समय सीमा के अंतर्गत आपको ये सारी स्टेज खत्म करनी पड़ेगी। अब समस्या हिंदुस्तान में एक और है सर, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 14 और एक आर्टिकल 21, राइट टू स्पीडी ट्रायल और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये तो सर हर आरोपी को कोर्ट को देना पड़ता है, तो ये भले ही रेप के आरोपी हैं या मर्डर के आरोपी हैं, रेप और मर्डर दोनों के आरोपी हैं, इनको देना ही पड़ता है। इसकी वजह से इसमें समय लगता है। तो एक तय समय सीमा कि भाई इतने टाइम में अपील खत्म होगी, इतने टाइम में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इनका SLP डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति को इतने समय में ये देना ही है। और जो आदमी राष्ट्रपति महोदय के पास अपील नहीं करना चाहता, उससे आप एफिडेविट ले लो, मैं अपील नहीं करना चाहता। और जैसे ही ये समय सीमा खत्म हो 1-1.5 साल के अंदर इनको सजा दे देनी चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो उनको पता ही है 10-12 साल तो मैं वैसे ही जिंदा रह गया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सर ये 12 साल 20 साल रह गया, अब इसको सजा दे के हम क्या करेंगे, तो इसकी लाइफ में कन्वर्ट कर दो। तो इसलिए लोगों में डर जो है वो कम हो गया। तो इसलिए डर को क्रिएट करने के लिए जो है कानून को और ठोस करने की जरूरत नहीं लगती आपको? सर कानून को तो जितना ठोस हम कर सकते थे, कानून इससे ज्यादा ठोस नहीं बन सकता। आपने सजाए मौत दे दी एक आदमी को, अब आप दोबारा उसको जीवित करके फिर सजाए मौत तो नहीं दे सकते। जो मर गया वो मर गया। तो आपको आज की डेट में इस चीज का एग्जीक्यूशन फास्ट करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा किसी भी चीज को लेके विरोध, प्रतिरोध, गतिरोध जो है वो सेलेक्टिव है और बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। जब निर्भया का कांड आया तो थोड़े टाइम के लिए पूरे देश में एक बहुत गर्म माहौल बन गया, उसके बाद वो ठंडा पड़ गया। फिर वो हैदराबाद वाली जो प्रियंका रेड्डी, जिनका नाम मैंने आपको बताया, जिसमें मतलब पुलिस वालों ने न्याय कर दिया वो जब आया तब लोगों में थोड़ा मतलब इन्होंने जोश जलाई। अब आप किसी भी चीज को मतलब चाहे पत्रकार हो या हम वकील हो या आम जनता हो, हम अगर किसी को लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाएंगे तो ये चीज समस्या होने वाली नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे सर अब युवतियां हैं, ये तो नौकरी पेशे के लिए शहरों में जाएंगी, तो इनको वहां पर कुछ अपनी खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि भाई किसी अनजाने व्यक्ति के साथ ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाएं, और दूसरा ये ग्रुप में रहें, बिल्कुल आना जाना, साथ में आना जाना ग्रुप में। अब ये मैं प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आज़ादी से हाथ धो दीजिए। अभी मेरे ये बयान के बाद लोग ऐसा कहने लगेंगे कि भाई इनको क्या लेना देना, हम जैसे मर्जी रहें। हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं तो पुरुषों को भी आज ऐसा जमाना आ गया जब ग्रुप में चलना चाहिए सर। बिल्कुल, आप अगर शरीफ आदमी है तो ग्रुप में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो अनजान लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मेल जोल ना बढ़ाएं। और जो मतलब सर्विस वाले जो लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके बारे में, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उसके बाद सर आपके घर में आने जाने वाले जो नौकर वगैरह जो हैं, इन लोगों के साथ आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी बहुत ज्यादा गुस्से में मतलब इनके साथ डांट डपट ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी एंगर में रिटेलिएट कर देता है, ईगो दिखाने के लिए रिटेलिएट कर देता है। और अगर किसी के साथ ये चीज हुई है तो उसे खुल के पुलिस के पास जाके मदद मांगनी चाहिए। अगर पहली बार कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, कोई अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत पुलिस की मदद लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने इसको आज डांट दिया, ये नहीं करेगा। वो आज रुक गया, वो किसी वजह से रुक गया, वो कल फिर दोबारा आपके ऊपर हमला कर सकता है, आपको अनजान तरीके से वो कर सकता है। और जैसे सेफ्टी लैच और इन सब चीजों का जो यूसेज है वो करके रखना चाहिए। सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जो सुरक्षा की बात अगर करते हैं हम, तो हर बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड होता है, हर बिल्डिंग में सब सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन इनका जो वेरिफिकेशन की बात आती है तो सोसाइटी तो एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से आदमी ला के रख देता है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं होती। तो मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूंगा खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से कि पुलिस का भी हक बनता है कि हर सोसाइटी में जाके कम से कम महीना में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बिल्डिंग का जाके वेरिफिकेशन करे कि वहां पर जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो है आगे का मतलब इसके पिछला बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का है। क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, उसमें अगर आधार कार्ड भी डाल दिए या उसका नाम भी डाल दिए तो उसका बैकग्राउंड का कुछ उसने पहले कुछ किया रहेगा, कहीं दूसरी सोसाइटी में किया रहेगा, उसके पहले कहीं और किया रहेगा, तो पूरा सामने आ जाता है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि जो पुलिस का भी जो है हक बनता है कि हर सोसाइटी में जाके कम से कम 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लोग डर तो रहेगा कि पुलिस वेरिफिकेशन आएंगे तो पकड़े जाएंगे, अच्छे लोग वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर भी आएंगे, अच्छे नीट एंड क्लीन लोग जो है वहाँ पर आएंगे, तो कम से कम क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग तो वहाँ पर नहीं रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। सर इसमें 2 बातें हैं जी। एक तो है पुलिसिंग जी। पुलिसिंग से मतलब यह है कि सर गुनाह हो गया, मैं गुनाहगार को पकड़ लाया और मैंने सजा दिलवा दी। और एक है प्रिवेंटिव पुलिसिंग,
गुनाह होने से रोकने को प्रिवेंटिव पुलिसिंग कहते हैं। और ये सारी जो चीजें आप बोल रहे हैं ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग में आती है, जिसमें मतलब पुलिस वाले सोसाइटीज में इन सब जगहों पे गश्त रेगुलर उनकी होनी चाहिए, उनके पेट्रोल पार्टीज बढ़ाई जानी चाहिए और ऑडिट होना चाहिए। सिक्योरिटी की भी ऑडिट होनी चाहिए कि आपका सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका हमको वेरिफिकेशन चाहिए, उसका डिटेल हमको चाहिए पुलिस स्टेशन में। सर, अगर इस तरह का सिस्टम अगर बन जावे तो इसके पहले पुलिस ने सिस्टम बनाया था कि जो नए भाड़े से लोग आते हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन, बस वहां पर भी आपने मैंने कई बार देखा है कि आदमी कोई भी रहे उसको बिना कुछ किए दे 500 रुपया लिए साइन कर दिए, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी तो लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। ये जो बात आपने बोली कि ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली ये सिस्टम इन प्लेस है। पसारा करके जो सिक्योरिटी का जो लॉ है उस लॉ में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला एग्जीक्यूशन की बात जहां आती है वहां पे हिंदुस्तान में लोग पीछे हट जाते हैं। लॉ बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, भाई इसको फांसी देनी है तो देनी है, इतने दिन क्यों रोकना है। और दूसरी चीज, अगर सिक्योरिटी गार्ड का या और बाकी जो आपके एम्प्लॉइज आपके पास आते हैं उनका आपको अगर सिक्योरिटी सुरक्षा जांच करनी है तो जरूर करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सुरक्षा के चीजों से, अब जैसे ये महिला के साथ ये दुर्घटना घटी, ये उस समय घर में अकेली थी जिस समय पे उसने घर में एंट्री ली। एंट्री करने के समय पे जैसा अखबारों में लिखा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो टॉयलेट साफ करने के बहाने से आया और उसने बोला मैं साफ करता हूँ। अभी मान लीजिए जब ये अकेली थी बच्ची घर में, ये मना कर देती भाई अभी मत करो बाद में आ जाना, तो शायद इसकी जिंदगी बच जाती। बिल्कुल बच जाती। तो मतलब यही है कि जिस समय बच्चियां घर में अकेले हों उस समय अनजान लोगों को अलर्ट होना बहुत जरूरी है। नए शहर में अगर आप जाते हैं तो आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन जो है घर घर में सुरक्षा नहीं दे सकती है। सुरक्षा तभी दी जाती है जब उसके ऊपर कोई पहले से कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ शिकायत हो तो ही। लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी माया नगरी में जो है पुलिस भी जो है कम पड़ती है। कहीं ना कहीं हमको भी सुरक्षा के हिसाब से अपने अलर्ट रहने की बहुत जरूरी है। जी सर। तो हमारा चर्चा यही था, जो रूपाली नामक जो युवती जो सपनों की नगरी में आई और जो है अपने दुनिया में ही खो गई, यानी उसकी अब तो वो कोई उड़ान नहीं भर पाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं की सुरक्षा खासकर मेट्रो शहरों में किस तरह की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पुलिस का रवैया क्या होना चाहिए, यही हम चर्चा कर रहे थे। आपका भी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम जो है नए नए मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे ताकि आप भी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।